बहुत लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे गोवा में एयरबीएनबी शुरू करना है, आप हेल्प कर सकते हैं क्या? लगभग 15 महीने वी आर ब्लीडिंग मनी, हम ज़ीरो रेवेन्यूज़ पे थे। 120 के करीब एयरबीएनबी प्रॉपर्टीज मैनेज करते हैं। ओवरऑल गणित उल्टा है इंडिया में वर्सेस यूएस। प्रैक्टिकली मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए? ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो जीरो कैपिटल से शुरू होता है। अंडरलाइन ये एक होटल बिजनेस है। आपके प्रॉपर्टी वैल्यू का लगभग 0% आपको मंथली रेवेन्यू मिलना चाहिए। तो आप बैक ऑफ द एनवेलप ख्याली कैलकुलेशन होती है ना। तो आपसे ज्यादा पैसा तो आपका। आज हम बैठे हैं एयरबीएनबी साउथ इंडिया के डॉन के साथ। वेलकम उदयन, वेलकम टू द एंजल वन पॉडकास्ट। एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में, सबके दिमाग में आपसे पूछने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और उसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे। क्या आपने कभी एयरबीएनबी की बुकिंग कैंसिल करके कस्टमर से डायरेक्ट पैसा लिया है? नहीं। यदि ये आप क्लिप डिलीट करने वाले हो तो इसका आंसर यस है। बिल्कुल, भले मैं एयरबीएनबी चला रहा हूँ, बट उसके पहले मैं एक इंडियन कस्टमर कंज्यूमर हूँ। तो ऑफ कोर्स जस्ट लाइक एनी अदर कंज्यूमर मैं भी बहुत बार कोशिश करता हूँ जहाँ पैसा बचाते आए बचाना चाहिए। आई थिंक आपकी स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल रही है कि कभी कभार लगता है कि ऑफ कोर्स किसी और की स्टोरी कभी ऐसे हो सकती है क्या? then you can and the audience would be excited to know a little bit more about your journey. I've read about a lot of properties being there in and around Bangalore, where you have started. Would love to know just a glimpse of what you've been building, specifically Airbnb homestay rentals के लिए, and then we would love to deep dive. Right. So real estate as a subject always fascinated me. अच्छा. Right, because जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं कोई एक रियल एसेट उसके साथ जुड़ा होता है, ये मुझे हमेशा चीज़ें अच्छी लगती है। राइट, इवन आजकल तो खैर आपके स्टॉक सारे डीमैट डिजिटल फॉर्म में होते हैं, बट जो पुराने टाइम में जो फिजिकल फॉर्म में आते थे, दैट इज द स्टॉक दैट आई स्टिल लव। The share certificate. शेयर सर्टिफिकेट जो होते हैं, तो इसलिए रियल एस्टेट बिकॉज देयर इज अ real thing associated with it, that's what fascinated me always. However, real estate rental market जो है इंडिया में काफ़ी ट्रिकी है। Okay. क्योंकि रेंटल यील्ड्स, रेसिडेंशियल रेंटल यील्ड्स काफ़ी कम है Okay. वर्सेस बैंक इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा है। रेंटल यील्ड का मतलब कि आप अपनी प्रॉपर्टी से सालाना कितना परसेंटेज कमा सकते हैं। तो परसेंटेज का मतलब अगर प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है और इस पे मैं साल का 3 लाख रुपए रेंट जनरेट कर सकता हूँ, तो इस प्रॉपर्टी का रेंटल यील्ड 3% हुआ। बिल्कुल। और इसी को आप कंपेयर करते हैं कि ये 1 करोड़ रुपए हम बैंक में अगर डालें तो हम कितना इंटरेस्ट कमा सकते हैं। जी, क्या आप ये बता सकते हैं कि चलिए बैंगलोर में नहीं बट जनरली इंडिया में ये इक्वेशन, ये नंबर्स कितने हैं? जी। तो इंडिया में रेसिडेंशियल जो रेंट मिलता है, हाँ जी. किसी घर का जो रेंट होता है, ये लगभग साल का यील्ड, मतलब साल का रेंट, ये लगभग प्रॉपर्टी वैल्यू के 2.5 से 4% के बीच में होता है। मतलब प्रॉपर्टी यदि 1 करोड़ की हो तो आपको साल का 2.5 लाख रुपए रेंट, मतलब लगभग 20,000 रुपये महीना या 30-35 हजार रुपये महीना तक आपको मिल सकता है रेंट मिलता है। प्लस माइनस एरिया के हिसाब से थोड़ा बहुत होता है जी. वही प्रॉपर्टी आप जब खरीदते हैं वो आप बैंक से लोन लेके खरीदते हैं जी. और बैंक को आप टिपिकली 8 से 12% के बीच में इंटरेस्ट देते हैं जी. आपके लोन के अगेंस्ट। जी. तो यदि आप प्रॉपर्टी लेते हैं एज अ रेंट पे चढ़ाने के लिए लोन पे, तो आपसे ज़्यादा पैसा तो आपका बैंकर बनाता है। तो वो आपका बिजनेस नहीं हुआ, वो आपके बैंकर का बिजनेस हुआ। जी. मोस्टली रियल एस्टेट की जो जर्नी शुरू होती है ये रॉबर्ट कियोसाकी पढ़ के होती है बहुत लोगों की। रिच डैड पुअर डैड. रिच डैड पुअर डैड, करेक्ट. राइट। और
जो रियल एस्टेट मॉडल जो समझाया गया है वो बहुत यूएस स्पेसिफिक मार्केट के हिसाब से समझाया गया है अच्छा। रॉबर्ट कियोसाकी ने, जहाँ पे रेंटल यील्ड्स रेंट बहुत ज़्यादा है और बैंक के इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है। बता सकते एग्जाम्पल पे कितना है? जी, तो जैसे आप किसी डेवलप्ड कंट्री में, मैं यूएस का एग्जांपल लेता हूँ। जी। यूएस में एक टिपिकल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की रेंटल यील्ड लगभग 6 से 9% के बीच में होगी ओके। और इंटरेस्ट रेट्स जो होंगे वो लगभग 3 से 6% के बीच में होंगे। मतलब आप जो लोन लेते हैं फ्लैट खरीदने के लिए या अपार्टमेंट खरीदने के लिए, उस पर आप बैंक को 3 से 6% का सालाना इंटरेस्ट भरते हैं वाओ। और उससे ज़्यादा आप रेंट में कमाते हैं। वाओ। पिछले 2-3 सालों में थोड़े गणित चेंज हुए हैं इन्फ्लेशन के कारण, जी। पॉलिटिकल सिनेरियोस के कारण, जी। बट ओवरऑल गणित उल्टा है इंडिया में वर्सेस इन यूएस। तो मोस्टली रियल एस्टेट जर्नी लोगों की शुरू होती है रॉबर्ट कियोसाकी पढ़ के, और फिर पता चलता है यहाँ पे पूरे कैलकुलेशन ही उल्टे हैं, क्योंकि रेंट, घर तो ले लिया है, हाँ। बैंक में इंटरेस्ट जा रहा है, बैंक का ईएमआई चल रहा है, हाँ। तो अब मैं रेंट कैसे बढ़ाऊं हम्म। ताकि एटलीस्ट मेरा रेंट का जो एटलीस्ट मेरे ईएमआई का जो इंटरेस्ट है हम्म। वो कवर हो इससे। हम्म। और तब एयरबीएनबी की शुरुआत हुई। आपकी एयरबीएनबी की शुरुआत हुई। जी तो आपने एक प्रॉपर्टी, दिस वाज द जर्नी ऑफ योर फर्स्ट हाउस जी ऑन एयरबीएनबी। ठीक है। अभी की बात करते हैं उदयन। आपने एक फॉर्मली वो एक प्रॉपर्टी से कंपनी बना दी, जी पूरी मैनेजमेंट फ्लीट बना दी टू मेंटेन। थोड़ा ऑडियंस को बताइए कि कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी आप मैनेज कर रहे हैं, व्हाट इज़ इट ब्रांडेड एज, एंड हाउ मच रेवेन्यू, इफ़ यू आर ओके डिस्क्लोजिंग एज वेल, आर यू एक्चुअली लुकिंग एट फॉर दिस ईयर? जी। तो मैं होम अवेट्स नाम से कंपनी चलाता हूँ, जहाँ मैं एयरबीएनबी चलाता हूँ। जी। लगभग 120 के करीब एयरबीएनबी प्रॉपर्टीज़ हम लोग वाओ। मैनेज करते हैं। वाओ। जब मैं 120 बोलता हूँ तो हम 120 कीज बोलते हैं। तो एक की मे बी 2 BHK फ्लैट हो सकता है, ओके। कोई की 1 BHK फ्लैट हो सकता है, ओके। कोई की के पीछे 5 रूम्स का एक विला हो सकता है। ओके। तो इस तरीके से लगभग 118-120 के करीब मैं एयरबीएनबीज मैनेज करता सारे हूँ बैंगलोर में? सारे बैंगलोर में। वाओ। इसमें कुछ मैं खुद की प्रॉपर्टीज पिछले 15 साल से बना रहा हूँ ओके। और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज मैं दूसरों के लिए मैनेज करता हूँ। मतलब किसी ओके। और ने खरीदी हुई प्रॉपर्टी, हम उसको एयरबीएनबी पे एज अ मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं। गॉट इट। जी। कितनी बड़ी टीम हो गई है? लगभग 40 लोग की टीम है अभी। पहले जब शुरुआत की थी तो आइडिया यही था कि एक पैसिव इनकम सोर्स की शुरुआत हो, जी। बट जैसे ही शुरू किया वैसे पता चला कि रेंट और ईएमआई तो कभी मैच नहीं होते हैं हम्म। और शायद अगले 10 साल तक मैच नहीं होंगे। हम्म। राइट। तो फिर शुरुआत हुई ये फिगर आउट करने की कि ये रेंटल ईल्ड जो है, जो हाँ जी। रेंट जो मिल रहा है 15,000-16,000 महीने का, हम्म। इसको यदि मैं 25 या 30 हज़ार कर पाऊँ हम्म। तो मैं वो ईएमआई इस रेंट से ही भर पाऊंगा। समझे। राइट। और तब जाके एयरबीएनबी की शुरुआत हुई। ये सो कब की बात है? व्हेन वाज द फर्स्ट हाउस? दिस वाज इन 2015। 2015। एयरबीएनबी इंडिया में तब इतना पॉपुलर था क्या? नहीं, बिल्कुल पॉपुलर नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। हाँ जी। अ, मैंने तो ये गूगल पे रिसर्च करना शुरू किया था कि अ, क्या मैं रेंटल यील्ड बढ़ा सकता हूँ हाँ। इसकी, या तो मुझे फ्लैट बेचना पड़ेगा, अच्छा। क्योंकि मुझे ईएमआई रेंट से तो आ ही नहीं रहा है। जी। तो कुछ दोस्तों ने सजेस्ट किया कि जो पेइंग गेस्ट मॉडल होता है, 2 BHK को एक रूम में 2 बेड लगा दे, दूसरे रूम में 2 बेड लगा हाँ दे हाँ हाँ और हाँ। शेयरिंग में दे दे। उसमें एयरबीएनबी का पता चला। तब इंडिया में एयरबीएनबी 2015 में मतलब किसी को भी नहीं पता था, मुझे खुद को ही नहीं पता था। राइट। सो वो ट्राई किया और पहले ही 10 से 15 दिन में मुझे जो बुकिंग्स आए एयरबीएनबी से हम्म। वो इतने ज़्यादा आए कि फर्स्ट 6 मंथ्स में मैंने दूसरा फ्लैट खरीद लिया।
वाओ. तो दैट्स वेयर मुझे एयरबीएनबी एज अ कंसेप्ट पसंद आया. ओके. और फिर एक से जब 2 फ्लैट हुए तब मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि इसमें जी और कर सकते हैं. फिर नहीं, फिर आप एक एज अ एंटरप्रेन्योर सोचने लगते हो, ना कि एज अ साइड हसल जी जी करके, जी. है ना. तो फिर फिगर आउट किया कि और क्या किया जा सकता है. जब वो आहा मोमेंट आया कि हाँ, दिस कैन बी समथिंग बिगर, मैं 1 से 2 पे पहुंच गया हूँ. एंड आपने जैसे बताया, पहली 2 प्रॉपर्टीज़ तो आपने खुद अपने ही बुक्स पे, अपने ही कैश पे स्टार्ट की थी. आ, अगली प्रॉपर्टीज़ में आपने क्या मॉडल रखा कि अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि इट एक टाइम के बाद मे बी यू विल नॉट बी एबल टू डू इट सस्टेनेबली, तो आपने कौन से बिजनेस मॉडल्स फिगर आउट किए ये प्रॉपर्टी सेटअप या एक्विजिशंस के लिए? जी. तो आ, ये 2 प्रॉपर्टीज होने, पहले प्रॉपर्टी की बुकिंग्स आने के बाद आहा मोमेंट था. हम्म. तब दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी. हम्म. वो जब शुरू हुआ हम्म. तब दैट हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव्ड, हम्म. ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद प्रॉब्लम्स आना शुरू हुए. ओके. तो सिंस ये अपार्टमेंट्स में काफ़ी आना जाना होता था, क्योंकि चेक इन चेकआउट होता था, कोई गेस्ट 3 दिन रुकते थे, कोई 5 दिन रुकते थे, कोई 2 दिन रुकते थे. हम्म. जो रेजिडेंशियल सोसाइटी होती है, कॉम्प्लेक्स होता है, दे स्टार्टेड ऑब्जेक्टिंग इट ओके. कि आप एक गेस्ट हाउस या एयरबीएनबी एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में नहीं चला सकते हैं. ये कोई लॉ था या ये जिस जनरली फ्राउंड अपॉन था? ये सोसाइटी बायलॉज होते हैं होते हैं. जो सोसाइटी खुद बनाती है ओके. फॉर द कन्वीनियंस ऑफ देयर रेसिडेंट्स. गॉट इट. राइट. तो जब ये पता चला, जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे ये कमर्शियल तरीके की एक्टिविटी हो रही है, जी. इन अ वे होटल चल रहा है, हाँ हाँ. राइट. तो सोसाइटी ऑब्जेक्टेड एंड दे सेड दिस इज नॉट अलाउड. राइट. सो आफ्टर सेकेंड जो मेरा विजन था कि 2 के बाद 4 करना, 4 के बाद 8 करना, वो वहाँ पे रुक गया. हम्म. फिर मुझे समझ में आया कि ये इस तरीके से स्केल नहीं होगा, ओके. कि 1 से शायद 2 हो सकते हैं, पर 2 से 20 नहीं हो पाएंगे ये, ओके. क्योंकि आप यू कैनॉट फाइट विथ योर नेबर्स टू रन अ बिजनेस. या. राइट. जब आपको पता है आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो आपको क्यों फाइट करना है किसी के साथ. सो देन आई फिगर्ड वे आउट. जब मुझे पता चला कि अंडरलाइंग ये एक होटल बिजनेस है, जी. और फिर ट्रेडिशनल होटल्स कैसे चलते हैं, एक ट्रेडिशनल होटल का एक अलग सेटअप होता है जिसमें 30 40 50 रूम्स होते हैं. राइट. हम्म. तो मैंने उस तरीके से सोचना शुरू किया, और उसके बाद मैंने फिर एक ये 2 फ्लैट्स बेच के एक ऐसी बिल्डिंग खरीदी जिसमें 8 फ्लैट्स थे, और वो ओके. एक इंडिपेंडेंट बिल्डिंग थी. गॉट इट. और वहाँ से असली शुरुआत हुई एक कमर्शियल एयरबीएनबी चलाने की. गॉट इट. जी. तो साइड हसल बिकेम अ बिजनेस एट दैट पॉइंट. पॉइंट. जी. जी. अब आप उसी मॉडल पे ऑपरेट करते हो होमवेट्स को, कि आप बिल्डिंग्स सेपरेटली लेते हैं, खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, रेंट आउट करते हैं, जॉइंट पार्टनरशिप करते हैं? व्हाट इज द क्रैक? सारे मॉडल्स होते हैं, ओके. क्योंकि इस स्केल पे वन मॉडल फिट्स ऑल ऐसा नहीं होता है. जी. कभी कभार हमें कुछ बिल्डिंग्स या कुछ लैंड पार्सल्स डिस्ट्रेस सेल जिसे बोलते हैं कि कम कॉस्ट में मिल जाते हैं, तो वो हम खरीद लेते हैं. जी. राइट. कभी कभार कुछ ओनर्स होते हैं जिनकी खुद की बिल्डिंग्स हैं या घर बने हुए हैं, जिनको एयरबीएनबी ट्राई करना है, उन्होंने सुना है एयरबीएनबी के बारे में, तो बोलते हैं कि आप चलाइए, क्योंकि डेली का जो ऑपरेशंस होते हैं, तो ये बहुत बार ओनर्स को ये काम है, ये फुल टाइम चीज़ है, ये साइड हसल नहीं जी. हो सकता है. तो इसलिए फिर वो हमें आउटसोर्स करते हैं ये, जी. और फिर प्रॉपर्टी उनकी होती है, हम उसको मैनेज करते हैं. जी. राइट. कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि ओनर की लैंड होती है, वो बोलते हैं कि हमें एयरबीएनबी चलाना है इस पे, हाँ जी. आप हमें डिज़ाइन करने में हेल्प कीजिए, आप ही कंस्ट्रक्ट कीजिए, और उसको आप ही लीजिए चलाने के लिए. तो वैसे भी करते हैं. तो ये 118 प्रॉपर्टीज़ में
सारे कॉम्बिनेशन है, कोई प्रॉफिट शेयरिंग में है, कोई रेवेन्यू शेयरिंग में है, कुछ मेरी खुद की प्रॉपर्टीज है, खुद की माने मेरी और बैंक की, क्योंकि मैं ईएमआई भर रहा हूँ अभी भी। तो सारे कॉम्बिनेशंस में प्रॉपर्टीज चलाते हैं। जी। आप बैंगलोर मार्केट पे ही फोकस कर रहे हैं या आगे प्लान्स हैं एक्सपैंड करने के लिए? एंड बैंगलोर ही क्यों? व्हाट इज़ द डिमांड प्रोफाइल एज वेल? वेकेशन रेंटल्स के लिए आते हैं लोग, कॉर्पोरेट ट्रैवलर्स होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पीपल एक्चुअली कम इनटू दीस डेज? तो मैंने बैंगलोर से शुरुआत की, बट पहले साल भर में ही मैंने काफ़ी एक्सपांड कर लिया जोग्राफिकली मेरे बिजनेस को। अच्छा। मैंने गोवा में प्रॉपर्टीज एयरबीएनबीज चलाए, गोवा, हैदराबाद, पुणे और 2-3 जगहों पे मैंने एयरबीएनबीज मैनेज किए। जब ये 2 फ्लैट्स लिए थे उसके तुरंत बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये पता चला कि सारे सिटीज़ की यील्ड लगभग सेम है। अच्छा। जब मुझे ये पता चला तब मैंने ये डिसाइड किया कि एक जगह पे बिजनेस करेंगे जी। और बाकी जगहों में एयरबीएनबी चलाएंगे नहीं खुद, बट किसी को चलाने हैं तो उनको गाइड कर सकते हैं। ओके। राइट, तो जैसे गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ सबको लगता है कि खुद का एयरबीएनबी होना चाहिए। बट जब मैंने गोवा में एयरबीएनबी चला के देखे आज से 6-7 साल पहले, ओके। मुझे पता चला कि गोवा में एयरबीएनबी चलाना और गोवा एज अ हॉलीडे डेस्टिनेशन समझना ये बहुत अलग चीज़ें हैं। क्योंकि गोवा एज अ बिजनेस बहुत लेड बैक जगह है। आपको उबर ओला नहीं मिलती है, आपको अर्बन कंपनी से कोई प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन नहीं आता है, एंड सो ऑन, जो कन्वीनियंस हमें मे बी बैंगलोर, मुंबई, पूना में है। जी। राइट, सो तब मैंने डिसाइड किया कि गोवा आपको जाना है तो आप हॉलीडे के लिए जाइए, बिजनेस के लिए मत जाइए। राइट, और जब मैं वो डिफरेंशिएट करना मैंने शुरू किया, तब मैंने सारा चीज़ फिर एक सिटी पे कंसंट्रेट किया। और ऑपरेशनली शायद मैं एक सिटी में हूँ इसलिए मैं ऑपरेशनली इतना बढ़ा पाया, क्योंकि ये ऑपरेशनली बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस है जिसमें आपको भी आपके बिजनेस पे ध्यान देना होता है। आप केवल सारी चीज़ें आउटसोर्स करके नहीं चला सकते हैं। राइट, क्योंकि ये बहुत ह्यूमन डिपेंडेंट बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी। राइट, तो इसलिए आपके एम्प्लॉयज़, आपकी टीम बिल्डिंग, आपका कल्चर, ये बहुत SOPs, ये बहुत मायने रखता है जब आप ये चीज़ें चलाते हैं। तो आप जब एक जगह पे यदि कॉन्सेंट्रेटेड हो तो आप ये मैनेज कर सकते हो इन अ बेटर वे। और फिर मैंने काफ़ी जब होटल्स स्टडी किए, जो बड़ी होटल्स की चेन है, ये भी सारे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में चलते हैं। ओके। राइट, बहुत स्कैटर्ड, बहुत सालों बाद होते हैं। बट पहले ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कि एक एरिया में 2-3 होटल बन गए, फिर उसी सिटी के दूसरे एरिया में और 2-3 होटल बन गए, जी। फिर जोग्राफिकली सिटी वाइज एक्सपांड करते हैं। तो वो मतलब होटल का विजडम मैंने कॉपी किया, वो मेरे होम स्टे बिजनेस, एयरबीएनबी बिजनेस में अप्लाई किया। देन आई थिंक व्यूअर्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन वो होता है कि मैं कहाँ स्टार्ट कर सकता हूँ। एंड अक्सर डे ड्रीम करते हैं लोग, उनमें से शायद मैं भी कभी ये करता था कि वो बैक ऑफ दी एनवलप ख्याली कैलकुलेशन होती है ना, कि हाँ अगर मेरे पास इतना पैसा होगा तो मैं इतने में ये फ्लैट खरीद लूँगा, मैं उससे मेरे को इतना पैसा कमाएंगे हम, विदाउट रियली गेटिंग टू नो कि ऑफ कोर्स चैलेंजेस क्या होते हैं या एक्चुअल इनकम्स क्या होती हैं। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम चालू करेंगे। जी, इसी बिजनेस को वापस अगर किसी को रिक्रिएट करना हो या फिर बिजनेस नहीं, एक प्रॉपर्टी में सेकेंडरी इनकम कमाना हो, हम बैंगलोर के शहर के लिए बात कर लेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि क्या ये बाहर के होम स्टेज, वेकेशन मान लीजिए या कोई बैंगलोर से बाहर एरिया मान लीजिए, उसके लिए कितना डिफर करता है। ठीक है। What do I need to get started as far as the property is concerned?
तो ठीक है। सबसे पहली चीज़ आई थिंक जो सवाल हर किसी के शायद मन में आ सकता है या हिंड्रेंस आ सकता है कि प्रैक्टिकली मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए जिसपे मैं सोच भी सकता हूँ कि किया जा सकता है। जी, मुझे लगता है ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो ज़ीरो कैपिटल से शुरू होता है। ओके। ठीक है, आपको किसी भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको एक कैपिटल लगता है। जी। रियल एस्टेट बिजनेस करना साउंड करता है कि आपके पास करोड़ों या एटलीस्ट लाखों रुपए होने चाहिए, जी। बट ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप आपके एक एग्जिस्टिंग घर से शुरुआत कर सकते हैं। ओके। एग्जिस्टिंग घर मतलब कोई आपका दूसरा घर नहीं, आप जिस घर में रह रहे हैं हम्म। वो मान लीजिए 2 BHK का घर है, हम्म। तो आप उसका एक बेडरूम हम्म। एज अ एयरबीएनबी लिस्ट कर सकते हैं। ओके। ये बहुत कॉमन कंसेप्ट है डेवलप्ड कंट्रीज में। छोटे शहरों में आज भी वो कंसेप्ट है जहाँ खुद के घर में ऊपर में भी 2 कमरे कोई बना देता है, उसको रेंट पे चढ़ा देता करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। तो एयरबीएनबी ये कॉन्सेप्ट है। तो आप जिस घर में रह रहे हैं, आपके पास यदि एक एक्स्ट्रा स्पेयर रूम है, आप उसको थोड़ा एक अच्छा डेकोर कर दीजिए, अच्छी नीट एंड क्लीन, मतलब कोई बहुत पैसा डालने की ज़रूरत नहीं। जी। अच्छी चादर, साफ सुथरी चादर, और थोड़ा जिसकी फोटोज अच्छी आए, ये करके आप उसको एयरबीएनबी पे लिस्ट कीजिए, प्राइस सेट कीजिए, जी। और आपके पास गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ये सबसे इजीएस्ट वे हुआ Model. एयरबीएनबी शुरू करने का। इंडियन घर भले हम अतिथि देवो भव बोले, बट हम अभी भी कंफर्टेबल नहीं है किसी एक अननोन ट्रैवलर को खुद के घर में रुकाने के लिए, राइट? तो इसलिए मे बी इंडिया में इसलिए ये मॉडल ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता है। बट शुरू करने के लिए ये मॉडल हफ्ता भर, महीना भर आप चला के देख सकते हैं एक प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, टेस्ट करने के लिए कि अब मान लीजिए ये करने के बाद आपको पता चल गया आप कंफर्टेबल हो। अब दूसरा चीज़ कीजिए, आप जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास कोई एक ऐसा अपार्टमेंट ढूंढिए किसी दूसरे ओनर का जो आपको रेंट पे देने के लिए रेडी है। ओके। जिससे आप मान लीजिए, अब मैं जैसे बैंगलोर का उदाहरण लेता हूँ। बैंगलोर में एक 2 BHK अपार्टमेंट मान लीजिए 30,000 रुपये में पर मंथ के रेंट पे मैं एक ओनर से ले सकता हूँ जी। और उसको सब लीज कर सकता हूँ। मतलब उसको मैं एयरबीएनबी पे लिस्ट करके उसको एयरबीएनबी के थ्रू गेस्ट उसमें रुका सकता हूँ। जी। ऑफ कोर्स ये चीज़ जो होती है, ये जिस ओनर से आपने रेंट पे लिया है उसको बता के जी। जी। कि जी। आप ये घर ले रहे हैं, ये इस पर्पस से ले रहे हैं। हाँ। पर इसको एग्रीमेंट में ये अग्री करना ज़रूरी है कि आप ये किस पर्पस के लिए ले रहे हैं। जी। और वो रेंटेड फ्लैट्स का एक ग्रुप ऑफ फ्लैट्स का एक प्रोजेक्ट बनाइए और उसको चलाइए। मान लीजिए 8 फ्लैट्स हो गए, 6 फ्लैट्स हो गए, 4 फ्लैट्स हो गए, जी। आप चलाइए ताकि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसे बोलते हैं, ओके। क्योंकि एक फ्लैट को एक आदमी मैनेज कर सकता है, जी। 4 फ्लैट्स को भी एक ही आदमी मैनेज कर सकता है, ओके। राइट? तो आप यदि एक एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं, मान लीजिए मेड, उसको मेड बोल दीजिए जो घर में आके रोज हाउसकीपर। हाउसकीपिंग स्टाफ बोल लीजिए। तो यदि आप एक फ्लैट चला रहे हैं, तो आप यदि 4 फ्लैट भी चलाएंगे तो भी आपका एम्प्लॉय का कॉस्ट सेम ही होगा। गॉट इट। तो आप 1 से 4 जल्दी जाइए उसमें, प्रोवाइडेड कि ये सारे फ्लैट आसपास हो जोग्राफिकली। प्रोवाइडेड ये आपके घर के बहुत पास हो और ये आपस में बहुत पास में हो। यदि एक बिल्डिंग में हो तो बहुत ही अच्छा। मैं प्रेफर करता हूँ, मैं किसी मतलब यदि ये ऑप्शन हो कि आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उसी बिल्डिंग में यदि ये फ्लैट्स मिल जाए और ओनर यदि रेडी हो, जी। तो नथिंग बेटर देन दिस, क्योंकि फिर आप उस पर ध्यान रख सकते हो रोज। जी। ये एक बार 4 फ्लैट्स बन जाए, 5 फ्लैट्स बन जाए, आप इसको चलाइए 6 महीना, साल भर, और आपको यदि ये लगता है कि ये बिजनेस मैं कर सकता हूँ, तब आप एक फ्लैट या एक अपार्टमेंट खरीदने का कैलकुलेशन कीजिए। ओके। क्योंकि देखिए अंडरलाइन जो बिजनेस है, मुझे ऐसा लगता है ये ऑपरेशंस का नहीं है, ये बिजनेस रियल एस्टेट खरीदने का है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे
आपका पैसा रियल एस्टेट खरीदने से बढ़ता है, क्योंकि वो एक एसेट क्लास माना जाता है आपके लिए. ओके. आप खाली दूसरों की प्रॉपर्टीज अगले 20 साल भी चलाओगे तो आप कैश फ्लो बहुत अच्छा बनाओगे. अच्छा. बट उस कैश फ्लो से आप कहीं ना कहीं तो वो कैश फ्लो इन्वेस्ट करोगे. जी. तो वो कैश फ्लो, यदि रियल एस्टेट में आपको इंटरेस्ट है, तो आप उस कैश फ्लो से अब अपार्टमेंट खरीदने की कोशिश कीजिए. जी. और ये जो आप खरीदोगे अपार्टमेंट, उसका जो ईएमआई होगा वो ये 4 अपार्टमेंट्स के प्रॉफिट से निकलेगा. जी, समझे. ये कैलकुलेशन है. तो बैंगलोर में ये कैलकुलेशन है 10:1 का. मतलब आप जब 10 अपार्टमेंट रेंट पे चलाते हैं तब आपके पास इतना स्पेयर कैश फ्लो में से पैसा बचता है कि आप एक फ्लैट एक का निकाल ईएमआई भर सकते हो. गॉट इट. और ये साइकिल हर एक सिटी की लगभग सेम होती बैठ है. जाती हैं. इस तरीके से आप धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर सकते हैं. आई थिंक एक कंसिडरेशन लोगों के लिए ये भी रह सकता है कि किन एरियाज में बैंगलोर के हमें कस्टमर्स मिल सकते हैं. अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी, आपने जैसे बताया बिजनेस ट्रैवल के लिए काफ़ी लोग आते हैं. इट इज़ नॉट इन अ लोकेलिटी वेयर बिजनेस ट्रैवलर्स विल कम. तो ये क्या फैक्टर्स हैं कि आप प्रॉपर्टी पिक करने से पहले ध्यान में रख सकते हैं एज अ होम ओनर और एयरबीएनबी होस्ट, जब आप अपनी पहली प्रॉपर्टी पिक कर रहे हो, कि मेक श्योर कि डिमांड पर्सपेक्टिव से हम इस जोग्राफी में या इस पार्ट ऑफ द शहर में तो है. ठीक है. तो इसके बारे में मैं पहले बहुत सोचता था. ठीक है. बहुत रिसर्च करता था, बहुत रिसर्च डाउनलोड करता था. काफ़ी बड़ी कंपनीज है जो ये बड़े बड़े बिल्डर्स के लिए मार्केट स्टडी करती है, जी. और कि कौन से एरिया में क्या पोटेंशियल है. और उसकी उसकी रिसर्च रिपोर्ट्स काफ़ी महंगी होती है. वो मैं पैसे दे के डाउनलोड करता था कि अगला एयरबीएनबी कहाँ ओपन करना है. बट लेटर आई रियलाइज कि वो ज़रूरत नहीं है हमें वो चीज़ें करने की, क्योंकि हम बहुत छोटे ऑपरेटर्स हैं. द ईजीएस्ट हैक उसके लिए जो है, आप देखिए जिस एरिया में बहुत होटल्स आपको दिख रहे हैं, ओके. वो एरिया इज़ गुड टू डू एयरबीएनबीज, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ट्रैवलर्स आ रहे हैं. आपके एक होटल इंडस्ट्री ने या होटल लॉबी ने वो मार्केट ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखा है. आइडेंटिफाई कर रखा है. आपको बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है. उससे भी सबसे सिंपल चीज़ है कि आप जहाँ रह रहे हैं, आपके घर से आधे किलोमीटर रेडियस में आपको कुछ मिलता है तो ले लीजिए. दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट एयरबीएनबी. राइट. और आप यदि एक ही प्रॉपर्टी कर रहे हैं या 2 प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो एरिया बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है. टू बिगिन विथ आई थिंक इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. मुझे लगता है देना भी इसमें बिल्कुल, मतलब ये ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि पहली चीज़ होती है मैं किस एरिया में शुरू करूँ. उससे पहले बहुत लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे गोवा में एयरबीएनबी शुरू करना है, आप हेल्प कर सकते हैं क्या. राइट. तो ये ज़रूरत नहीं है ये चीज़ करने की. ठीक है. एंटरप्रेन्योर का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स करेंगे थोड़ी. जी. मान लीजिए कि ये जो आपने 10 प्रॉपर्टीज रेंट पे ली थी एंड देन उसके बाद एक ओन्ड प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं कि ओन्ड प्रॉपर्टी कॉस्ट करती है 1 करोड़ के आसपास. दैट कुड, आई थिंक 1 करोड़ इज ऑल्सो प्रैक्टिकली feasible in some areas in Bangalore, in some areas I would say, कि अगर 1 BHK या 2 BHK प्रॉपर्टी है that can be listed on a Airbnb. वो 1 करोड़ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कॉर्पस किसी के पास नहीं है तो कितना पोर्शन यूजुअली आपको डाउन पेमेंट में देना पड़ता है? जी. तो जैसे मैंने पहले कहा कि पहले तो आप रेंट पे ले लीजिए, जी. तो आपको ये करोड़ वाला तो गणित ही खत्म हो गया. खत्म हो गया. हाँ. अब मान के चलिए अब आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है. जी. आपने अब 1 करोड़ का, यदि आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं, मान के चलिए 1 करोड़ में सारी चीज़ें आ गई, आपकी फर्नीचर भी आ गया, आपका टैक्स भी आ गया, सारा चीज़ आ गया. ठीक है. हाइपोथेटिकली अज्यूम करते हैं. तो 1 करोड़ में आप मान के चलिए बैंक बोलेगा आपको कि आप 30 लाख का डाउन पेमेंट कीजिए. 30%. जी. 20 से 30% का होता है, बट 30% मान के चलिए. जी. तो आप 30 लाख का पेमेंट करते हैं. जी. ये अज्यूम करते हुए कि आपके पास 30 लाख है. है. बचे हुए जो 70 लाख है
वो आपको लोन, हाउसिंग लोन से मिल सकते हैं। जी। ये जो 70 लाख है, ये एक रफ कैलकुलेशन की जाए तो इसका आपको अगले 20 साल के लिए, आप यदि EMI पे जाते हैं तो इसका आपको EMI आता है लगभग 65,000 रुपये, 65,000 महीने का। महीने का। अब वो जो अपार्टमेंट है आपका, जो आपने 1 करोड़ में खरीदा है, वो मान लीजिए एक बैंगलोर के ऐसे एरिया जहाँ पे 2 BHK 1 करोड़ में बिकता हो, मान लीजिए वहाँ पे एक एयरबीएनबी लगभग 5-5.5 हज़ार रुपये पर नाइट के हिसाब से रेंट आउट, 5-5.5 हज़ार किराया 2 कमरों का, पूरे फ्लैट का 2 कमरों का। जी, पूरे फ्लैट का 5-5.5 हज़ार रुपये मान ये लेते हैं। मिनिमम है। जी। अब 5,000 भी कैलकुलेशन मानते हैं और आपका प्रॉपर्टी 30 दिन में से 70% मतलब 20 दिन भी बुक होता है, ओके। तो आप 1 लाख रुपए बनाते हैं रेवेन्यू। जी। जिसमें से आपका 65,000 तो EMI चला गया। EMI जाएगा। जी। उसके बाद आपके पास बचा 35,000। जी। 35,000 में सारे खर्चे हैं आपके, जैसे कि हाउसकीपिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, हम्म, मोटा मोटी सारा कैलकुलेशन सब करने के बाद जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस आपके पास 20, 25, 30% के बीच में पैसा बचता है। 20, 25, 30%, 20 के 30% के मतलब 20 20 से से 30,000 30,000 रुपये रुपये निकलेगा इसमें से एक फ्लैट में। एक फ्लैट में। अब मान के चलिए आप एक की जगह 2 फ्लैट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके जो मैन पावर एक्सपेंस है वो स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि एक ही आदमी आपके जी यहाँ जी 2 जी जी जगह समझ काम गया। करेगा। तो इस तरीके से आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। आई थिंक एक सवाल जो हर एमेच्योर या बिगिनर के लिए इस चीज़ में रहेगा कि मैं प्रॉपर्टी प्राइस कैसे करूं। ये 5,000 तो आपने, आई थिंक अब तो आप सोते सोते बता सकते हैं जी, प्राइसिंग मॉडल, बट मैं एज अ बिगिनर कैसे डिटरमाइन करूं कि मेरे को इतना चार्ज करना चाहिए अपनी एयरबीएनबी के लिए, या इन द सेकंड क्वेश्चन जो कि डिटरमाइन करता है मेरा रेवेन्यू, इज मैं क्या अजम्पशन लेके चलूं कि इतने दिन तो मेरे को डिमांड मिल जाएगी, मतलब इतनी ऑक्यूपेंसी तो मेरी रहेगी। जी। अगेन सबसे इजीएस्ट थिंग इज कॉपी योर कॉम्पिटिटर। उस एरिया में काफ़ी होटल्स हैं, काफ़ी एयरबीएनबीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। आप देखो किस रेट में क्या बिक रहा है, दैट इज द इजीएस्ट वे। दूसरा, आपके प्रॉपर्टी वैल्यू का लगभग 0.75% आपको मंथली रेवेन्यू मिलना चाहिए मिनिमम। मतलब आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपको 75,000 रुपया आपको ये 9% डिवाइडेड बाय 12 वाली मैथ्स। बस जी, ठीक है। ठीक। तो ये एक तरीका हो गया। तीसरा सबसे इजीएस्ट तरीका है, आप जिस एरिया में एयरबीएनबी शुरू करना चाहते हैं उस एरिया में आप 2-3 बार किसी और के एयरबीएनबीज बुक कीजिए, जी। जाइए, रहिए और उनसे बात कीजिए जो एयरबीएनबी होस्ट है कि किस प्रकार की ऑक्यूपेंसी है आपके यहाँ। जी। या आप किसी एयरबीएनबी का कैलेंडर यदि आप ओपन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अगले महीने कितने दिन की बुकिंग्स हो रखी है। गॉट इट। आप ये कैलकुलेशन रखिए, उस एरिया में जिस प्राइस में एयरबीएनबी चल रहे हैं या जिस प्राइस में दूसरे होटल्स बुक हो रहे हैं उसी के आसपास आपका भी एयरबीएनबी बुक होगा, राइट? तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू प्राइस योर एयरबीएनबी। एंड उस प्राइस के हिसाब से यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट द प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी है उसकी मैथ बैठ रही है। बिल्कुल। मतलब आपने मान लीजिए प्रॉपर्टी प्राइस कर दी 10,000 रुपये पर नाइट में, और उसमें मान लीजिए तो एवरेज 4 स्टार होटल का भाड़ा है। बड़ा है। अब उसमें आप मान के चलिए ना बाथ टब है ना एसी लगा है और मे बी आपने सेकेंड हैंड फर्नीचर डाल रखा है, तो मे बी वो 1-2 बार बुक हो जाएगी, बट दैट विल नॉट बी अ बिजनेस, क्योंकि लोग फिर आपके बारे में गलत रिव्यूज लिखेंगे, राइट? सो ऑफ कोर्स आप यदि 10,000 पर नाइट के हिसाब से यदि प्राइस करना चाहते हो तो उसमें एमिनिटीज भी वैसी होना ज़रूरी है, राइट? आपको देखना है आप किस किस
कस्टमर को केटर कर रहे हैं. जैसे मैंने कहा, हमारी एक हॉस्पिटल के पास में जो प्रॉपर्टी है, उसमें हम जकूजी और बाथटब देके हम प्रीमियम नहीं चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि उसका कस्टमर बहुत अलग है. उनको एक फुल फ्लेजेड किचन चाहिए. उनको कोई रोज आके फ्लैट डिसइंफेक्टेंट करने के लिए कोई चाहिए. क्लीनिंग के लिए हाउसकीपिंग एवरी डे या ट्वाइस अ डे चाहिए. तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग है. तो आपके मार्केट के हिसाब से आपकी ऑफरिंग्स चेंज होगी, और उस हिसाब से यू कैन प्राइस योर प्रॉपर्टी. Got it. Easy hack. I think after this episode, quite a few people would have started lining up कि हम भी Airbnb start करेंगे. थोड़े fun stories उन्हें बताइए. I think fun तो नहीं रहे होंगे at that point in time, but ऐसे disastrous moments की ये सोचा नहीं था, या ये कस्टमर ने ये कर दिया, या आपके स्टाफ से कुछ गड़बड़ हो गई हो, ऐसे ऑफ कोर्स अनोनिमसली एंड व्हाटएवर यू वुड लाइक टू शेयर, बट कभी सोचा नहीं था कि ऐसा एक्सपीरियंस भी होगा मेरे साथ एयरबीएनबी चलाते वक्त. काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है लोगों की. अब मैं फनी बोलना उसको शायद डिसरिस्पेक्टफुल होगा हमारे गेस्ट के लिए, बट काफ़ी स्टोरीज होती है जो गेस्ट शेयर करते हैं. जैसे कुछ गेस्ट जो एयरबीएनबीज में रहते हैं, वो मैंने किसी को होस्ट किया था रिसेंटली, जो बोले मैं मेरा जितनी उम्र है उतनी कंट्रीज में घुमा हूँ. सो he was 55 and he has been to 55 countries. So he said that is what I do, कि every year I go to a new country, right? That was one. एक जो गेस्ट थे, he was cycling from Jammu till Kanyakumari on a cycle, and then he stayed at our property. Right? It's a Airbnb. ये काफ़ी पहले होता था. जैसे Airbnb मतलब एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट, तो नाम में ब्रेकफास्ट है जी. तो गेस्ट को लगता था कि ब्रेकफास्ट सर्व होगा, या कभी कभार गेस्ट को एक्सपेक्टेशन होता था कि वहाँ जाएंगे तो एक होटल होगा. बट फिर थोड़ा कंफ्यूजन होता था, ये किसके घर में रुके हैं हम, राइट? सो ये दिस यूज्ड टू बी वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट 7-8 years back. Sometimes funny as well. But then now things have improved, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल Airbnbs में रुकते हैं. Talk to us about COVID. I am sure it must have been, and you had started scaling business. It was 5-6 years already into the business. Yes, fourth year. ठीक है. Airbnb के लिए भी शॉकर था वो. जी. Zero, I think, revenues for a very long time. Yes. How was the feeling? What was going wrong? How did you, the business, everyone come out of it? It was tough. मतलब everyone knows that कि businesses were down. मतलब down भी नहीं, businesses were closed. Zero. Right? Technically हम zero revenues पे थे. लगभग 15 महीने. We are bleeding money. बट उसमें एक अच्छी चीज़ ये थी कि हम जो EMIs भर रहे थे, we knew that those are going towards building asset for us. मतलब वो प्रॉपर्टी, आई थिंक व्यूअर्स के लिए, कि वो प्रॉपर्टी जो आप ओन कर रहे हैं उसकी वैल्यू तो बढ़ ही रही है. एक ये सुख था हमको सारे दुखों में कि जो मैं बोलता हूँ कि अंडरलाइंग प्रॉपर्टी होना इस बिजनेस के साथ ये बहुत ज़रूरी है. एल्स शायद यदि हमारी मतलब खुद की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती खरीदी हुई मैंने, तो शायद आज मैं बिजनेस से बाहर हो चुका होता, क्योंकि देन देयर वाज नथिंग टू लूज ना. आप आपकी बिल्डिंग आप लौटा देते हैं ओनर्स को और आप बाहर आ जाते हैं कि भैया सब बंद हो चुका है, जयराम जी की बाहर आ जाते, राइट? सो बट देन बिकॉज वो थी, इसलिए जब शुरू हुआ मार्केट, तब जिसे रिवेंज ट्रैवल बोलते हैं कि सब ने अचानक ट्रैवल करना शुरू किया और तब स्पाइक आया. और ये तो रियल एस्टेट बहुत लॉन्ग टर्म बिजनेस है. ये तो 2-3 साल में ना किसी को एग्जिट लेते आता है. और बहुत बार बहुत यंगस्टर्स जो मुझे बोलते हैं कि इज इट कि मैं फंड रेस कर लूँगा. ऑफ कोर्स बैंगलोर में बैठे हैं तो वो एक स्टार्टअप सर्कल में चीज़ें होती हैं. ये बिजनेसेस में
ये VC इन्वेस्टेबल बिजनेस भी नहीं है. ये बहुत ट्रेडिशनल हार्डकोर ऑपरेशनली हेवी बिजनेस है. तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को 10x 100x पे किसी को एग्जिट दे पाएंगे, राइट? तो ये ऐसा भी नहीं है कि कंपनियां आप में पैसा डालेगी और आप कुछ बहुत स्केल करोगे. दिस इज अ गो स्लो लॉन्ग टर्म विजन गेम जो आपको यू हैव टू फिगर आउट योर रिस्क एपिटाइट एंड सी इफ यू कैन डू इट फॉर प्रेटी लॉन्ग टर्म इन योर इंटायर लाइफ. पूरी मतलब बाय द टाइम यू रिटायर तब जाके आपकी प्रॉपर्टीज फ्री होना शुरू होंगी. मतलब EMI से बाहर आना शुरू होगी 20-20 साल के. करेक्ट. Then it was fun, I think, knowing about your journey, how we could break it down for a consumer in the form of practical maths for them. अब एक fun section की तरफ जाना चाहते हैं जी. अब हम Airbnb गुरु को टेस्ट पे डालेंगे. इस सेक्शन में हम आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन दिखाएंगे, फोटोज, लोकेशन, प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है. Airbnb गुरु गेस करेंगे कि इसका प्राइस कितना है दिन का. ठीक है. ऑलराइट, आई हैव दीज प्रॉपर्टीज विद मी. आई विल कॉल आउट वन बाय वन कि ये लोकेशन और प्रॉपर्टी टाइप कौन सा है. This is a property which is a 4 BHK on Mall Road, Mussoorie. Okay. If I would have to stay here, I would have paid at least 15 to 18,000 rupees per night. Oof. Airbnb Guru strikes 20,000. Alright, next is a 2 BHK villa in Maradi, Kerala. This looks beautiful. I would have paid anywhere between 9 to 12,000 per night to stay here. Oh my god, 9,300, right in the range. Guruji strikes again. Okay, this you cannot get wrong. 2 BHK villa in Sarjapur, Bangalore. I would pay around maybe 7,000 per night for this. Close. I think आपका दिल बहुत बड़ा है. 5,600, 5,600 is what it is listed on, but fairly close. Okay. Next one is again a 2 BHK villa. Lot of these in Coimbatore. And this, with additional information, is near the Isha Yoga Center. I think this should go for around close to 5,000 rupees a night. Very close again, 3,700. I don't think so. Even in one of the guesses, you've been off by more than 2,000 rupees. Studio apartment with backwaters in Sayulim, South Goa. This is tricky. This is tricky. Goa is a tricky market. It depends on when this person has purchased this property. Okay, if this is an old property, it should fetch easily around. वो I think the description says it is the studio apartment वाला. with backwater, so experiential stay for 2 people close to 7 to 9,000. Wow, ये homeowner या तो गलत जा रहा है या तो कुछ price error है, but this is a shocker for us also. It was listed at 1,800 rupees a night on Airbnb. Good, let me please share the link with me. Maybe I'll go and stay here. Perfect. Getting a property in Goa for 1,800, the dates might not be available at all. Especially at this time of the year. कुछ भी नहीं मिलने वाला है. Amazing. Udayan, thank you so much. This has been fun. I'm sure the audience has learnt a ton about what goes behind setting up an Airbnb and would love to host you again on similar topics. All the best. I think would love to experience your hospitality somewhere down the line in some other town, maybe in some other shape or form. But thank you so much for joining us today. Thank you. Thank you very much. You have been a very kind host. Thank you so much. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.